दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं जयश्री। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। रुख करते हैं खबरों की ओर। रांची के पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी आकाश गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस ने उसे बिहार के गया जिले से गिरफ्तार किया है। एसएसपी के आदेश पर बनाए गए स्पेशल टीम को टेक्निकल सेल की मदद से यह सफलता मिली है। रांची पुलिस ने आरोपी आकाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर रांची पुलिस की टीम देर रात रांची पहुंची। बता दें कि पत्रकार बैजनाथ महतो पर 11 सितंबर की देर रात सदर थाना क्षेत्र की तिरिल बस्ती में जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस की पीसीआर गाड़ी ने गंभीर अवस्था में बैजनाथ को 12 सितंबर की सुबह 3 बजे रिम्स में भर्ती कराया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। 11 सितंबर की रात वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस क्लब में चल रहे धरना को आज पत्रकारों ने समाप्त कर दिया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि आज हम लोग धरना समाप्त कर रहे हैं। आंचलिक पत्रकार का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है। धरना क्रमांक जारी रहने से रांची पुलिस के दबाव में आने के कारण आज आरोपी गिरफ्तार हुआ है, नहीं तो रांची पुलिस का धूलमुल रवैया पत्रकार के सामने हमेशा से दिखता आ रहा है। नहीं, मैंने ये धरना कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी बैजनाथ के मामले में, उसी समय मैं कहा था कि इसको क्रमबद्ध आंदोलन में चलाऊंगा। आप ही लोगों के समक्ष मैंने कहा था और इसमें ये कहा था कि धरना के संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं जब तक बैजनाथ पर जो हमला किए हैं वो अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक मैं ये धरना जारी रखूंगा। बैजनाथ के जो हमलावर थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, आज वाइंड अप हो रहा है, लेकिन ये क्रमवार जो आंदोलन का जो हमारा है, चूँकि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। और कम से कम इस मामले को लेकर के जो पत्रकार एकजुटता हुई, खास करके मैं मतलब तमाम जो आंचलिक पत्रकार हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे भी मैं कहीं भी जाता हूँ, अखबार में इतने वर्षों का मेरा अनुभव रहा है, पत्रकार की मीटिंग में भी मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अंचल के जो पत्रकार हैं वो हमेशा अखबार की रीढ़ होते हैं और इस प्रेस क्लब के लिए भी उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि ये प्रेस क्लब के भी रीढ़ वही है। जो मूवमेंट चल रहा था, जैसे ही उन लोगों का जो आया समर्थन और उसके बाद हर जगह पर डीएसपी साहब के आवाज़ को, थाना को, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को वो लोग अपना धरना प्रदर्शन किए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ और जो एकता प्रदर्शित हुई वो मैसेज गया, उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बना और पुलिस पर दबाव बनने के कारण ये रिकवरी हुई। अदरवाइज जिस तरह से पुलिस, रांची पुलिस कर रही थी, जितना स्लो मोशन में काम कर रही थी और जो कार्यशैली थी, उससे मुझे लग रहा था कि 1-1.5 महीना तक मुझे धरना पर बैठना पड़ेगा और मैं भी था, रिजिड था कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक मैं बैठा रहूँगा। 8 दिन फिर भी लग गए, 7 दिन तक तो धरना पर बैठे हम लोग और घटना को हुए 10 दिन हो गया, लेकिन आखिरकार चलिए सफलता मिली और सारे साथियों के ये कहने पर आज मैं ये धरना कार्यक्रम को अब मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले कहा था कि गिरफ्तारी हो जाएगी फिर तब तक मैं बैठूंगा, आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसी क्रम में राजेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मुख्य घटक दल होने के बावजूद प्रशासन के रवैये पर प्रश्न उठता नजर आया है। पत्रकार मित्रों का एकजुटता के कारण आज आरोपी गिरफ्तार हो पाया है, प्रशासन पर प्रेशर बना है। देखिए, प्रेस क्लब ने अपने धरने को जारी रख करके और आज जो अपराधी पकड़ा गया है, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस बात को राजेश जी ने साबित किया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे खुद से कि तेरी रजा क्या है। वो बात आज साबित होती नज़र आ रही है। पुलिस की सफलता तो है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रेस क्लब का इसलिए है कि शायद इतना प्रेशर नहीं बना होता तो शायद इस संजीदगी के साथ इतनी जल्दी उद्भेदन नहीं होता। ऐसे कई मामले आते हैं, जब पुलिस के पास कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो घटना का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे पुलिस के मुखिया से, डीजी साहब से, आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम ऐसे थानों को निर्देश दिया जाए कि जब कोई आवेदन पड़ता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि घटना का इंतजार करेंगे, घटना घट जाएगी उसके बाद कोई पहल करेंगे और उसके लिए फिर धरना देना होगा।
तब पहल करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से बराबर लगा रहा इस मसले पर, और हमने अधिकारियों के साथ साथ धरने पर भी हमारा आना जाना लगा रहा, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उससे अभी ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमने भी आग्रह किया है, इन लोगों ने अपना निर्णय लिया है कि धरना तोड़ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि पुलिस को आकर के आश्वस्त करना चाहिए था कि हमने उद्भेदन कर लिया है और हम अंजाम तक पहुँचेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने आज राज्य के क्लास 6 से 8 तक के स्कूल खोले जाने के लिए सभी प्राइवेट स्कूल को गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों को सख्ती से पालन करने का सुनिश्चित आग्रह किया है। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि करीब 17 महीने बाद राज्य के क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि क्लास 9 से 12वीं तक के स्कूलों में भी ऑफलाइन क्लास पहले से ही शुरू हो चुके हैं। स्कूल खोलने से पहले सभी विद्यालय प्रबंधन क्लासरूम के परिसर के सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी का पालन, मास्क के उपयोग और अन्य सभी निर्देशों का पालन करें ताकि बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को स्कूल खोलने के लिए धन्यवाद दिया है एवं सभी बच्चों एवं अभिभावकों को स्कूल खोलने पर शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि निर्भीक होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। पासवा प्राइवेट स्कूलों पर पूरी तरह नजर रखेगी एवं सभी जिला अध्यक्ष भी स्कूलों के संचालक में सहयोग करेंगे। 17 महीने के बाद क्लास 6 से ऊपर की कक्षाएं कल से खुल रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। झारखंड में पहले क्लास 9 से 12 तक के ऑफलाइन क्लास चल रहे थे। कल से एक बार फिर क्लास 6 से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा के समाइल अहमद जी को धन्यवाद देता हूँ। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा एक अकेला संगठन है झारखंड में जिसने पठन पाठन को लेकर लगातार सरकार के साथ संवाद स्थापित किया और स्कूल खोलने की मांग की। बच्चों में, अभिभावकों में काफी खुशी का माहौल है कि वो कल से अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पासवा अनुरोध करती है अभिभावकों से, लाखों अभिभावकों से, आप अपने बच्चे को निर्भीक होकर स्कूल भेजें। पासवा की पूरी नजर रहेगी प्राइवेट स्कूलों पर कि वो पूरी तरह से संजीदा रहे, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। प्राइवेट स्कूलों को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। बच्चों के प्रति अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है और स्कूलों की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ी सी भी कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल बच्चे सुरक्षित घर आए, सुरक्षित घर जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब सब स्थितियां अनुकूल रही तो फिर हम दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और नर्सरी से ऊपर के भी कक्षाओं को खोलने की मांग करेंगे। एक बार फिर 17 महीने के बाद राज्य में पठन पाठन शुरू होने जा रहा है। मैं सभी अभिभावकों को और बच्चों को पासवा की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। निर्भीक होकर स्कूल जाएं और पठन पाठन को आगे बढ़ाएं। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, वही पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आज रांची स्थित प्रेस क्लब में रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश के नए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तथागत एवं राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के बालासाहेब पवार की अध्यक्षता में की गई। बता दें कि आरपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश ठाकुर, प्रदेश महासचिव प्रीतम तथा अन्य लोगों को अलग अलग पदों से नवाजा गया। सभी ने बताया कि पार्टी के लिए हम लोग एकजुटता के साथ रहेंगे और राज्य के जनता के हित के लिए काम करेंगे। आने वाला विधानसभा और लोकसभा की तैयारी में अभी से एकजुट होकर कार्य करने की शुरुआत की गई है। आरपीआई अंबेडकर झारखंड प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है क्योंकि विभिन्न जन आंदोलनों के बाद हमारा संगठन विभिन्न जिलाओं में काफ़ी मजबूत है और हमारा लक्ष्य 2024 की विधानसभा चुनाव में आरपीआई के बिना
कोई सरकार नहीं बने, इस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं और इसी लक्ष्य को मूर्त रूप देने के लिए झारखंड प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है और नई कमेटी की सूची आपके सामने में मेरे द्वारा जो घोषणा की गई है उसका उद्देश्य 2024 के विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव को लक्ष्य में रखते हुए किया गया है। नई कमेटी में सारे सामाजिक संगठनों का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है और नई कमेटी से हमारा आग्रह है कि नई कमेटी मजबूती के साथ झारखंड की जो मूल समस्याएं हैं, राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ सशक्त जन आंदोलन चलाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेनिंग एवं स्कूल मेयर हजारीबाग के आईजी डीके शर्मा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक दिवसीय दौरे पर लातेहार पहुंचे। बालूमाथ प्रखंड के सेड़ागढ़ पंचायत में करमडाली के विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसे देखते हुए आज उनके परिजनों से मिलकर माननीय मंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की एवं आर्थिक सहयोग भी किया। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से अनुबंधन पर सेवा दे रही एनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्म सीट और एक्सरे टेक्नीशियन के सब्र का बांध टूट गया है। अनुबंधन पर कार्यरत राज्य के 24 जिले के अनुबंधन कर्मियों ने आज झारखंड राज्य NRHM, NM, GNM अनुबंधन कर्मी संघ के बैनर तले नेपाल हाउस का घेराव किया। घेराव में शामिल सभी कर्मियों में आक्रोश देखा गया और सभी लोगों ने एक स्वर में सरकार विरोधी नारे भी लगाए। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था दिनों दिन ध्वस्त होती जा रही है। नियमित रूप से कूड़ा उठाव का कार्य प्रभावित होने से शहर के लोग मुख्य सड़क समेत गली मोहल्ले के नालियों एवं सड़कों में कूड़े फेंकते नजर आ रहे हैं। नतीजा यह है कि बारिश के कारण किनारे पड़े कचरे सड़ते जा रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। यदि हालात ऐसे ही रहे तो शहर के कई इलाकों में बीमारी फैलने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बातें आज मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कही। मेयर ने कहा कि शहर में साफ सफाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कल साफ सफाई से संबंधित कार्यों के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मौजूदा सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। वहीं मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि यूपीए पिछड़ा समाज के हमदर्द बनने का हमारा प्रयास रहा है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को हमेशा छलने का काम किया है। कांग्रेस ने अपने लंबे समय के शासनकाल में पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है, बल्कि यह दर्जा भाजपा का मोदी सरकार ने दिया है। पिछड़ा वर्ग का असली मसीहा मोदी सरकार है। बंगाल की जतरा पार्टी की भूमिका अदा कर रहा है राज्य सरकार के हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को छलने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम किया। के संदर्भ में क्रोकोडाइल टीयर्स, खड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे। आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल केंद्र में रही है। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के लोगों ने नहीं किया। यह तो मोदी जी की सरकार जब केंद्र में सत्ता में आई, सरकार में आई, तो पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया।
अभी हाल के दिनों में मेडिकल कॉलेज में के दाखिले में 27% उनके एडमिशन के प्रावधान किए गए ओबीसी समाज के लिए, और केंद्र जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण पहले से प्रावधान है। इस गजट के नोटिफिकेशन में इसका उल्लेख किया गया है। 27% ओबीसी समाज के लिए प्लस 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए प्रावधान किया गया है। कांग्रेस भवन रांची में गैर भाजपाई दलों कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, एएनसीपी, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों की एक बैठक आहूत की गई। जानकारी देते हुए झारखंड कांग्रेस प्रदेश राजेश ठाकुर ने बताया कि देश की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, किसानों की समस्या को अनदेखी करने के खिलाफ राज्यव्यापी विरोधी प्रदर्शन, धरना के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं विपक्षी दलों के नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक भी की गई, जिसमें भाजपा सरकार आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले जरूरी मुद्दों और समक्ष भाजपा सरकार के रवैये पर विचार विमर्श किया गया था। समान विचारधारा वाले प्रमुख पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसी के फलस्वरूप आज की बैठक आहूत की गई है। धरना हर जिला मुख्यालय पर धरना देने का काम करेंगे। उसमें जेएमएम, राजद, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, मार्क्सिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, सभी दल के लोग, जो एनडीए विपक्ष के लोग हैं, उन सारे लोगों की उसमें सहभागिता होगी। सभी जिला अध्यक्षों को कहा जाएगा और एक कोऑर्डिनेशन बना करके सब लोग सरकार के खिलाफ में लड़ रही है पूरे देश में, उनकी आज बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों ने दो बातें को तय किया है। एक तो 27 तारीख को जो किसान संघर्ष समिति, संयुक्त संघर्ष समिति है, जिसने पूरे देश में भारत बंद करने का आह्वान किया है 27 सितंबर को, एक तो उसको सफल बनाने के तमाम दल हम लोगों ने उनका समर्थन किया है। श्रीमती सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई जिसमें 19 दल के लोग उपस्थित थे, उसमें ये पहली बात ये तय हुई कि 27 को बंद को सफल बनाए और 27 के बंद को तमाम दल साथ में रहे। उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 26 तारीख को प्रचार प्रसार होगा, शाम में मसाल जुलूस निकलेगा सभी जगह, और 27 तारीख को सारे लोग एनएच में, रेलवे लाइन पर, दूसरे जगहों पर उतरेंगे। हजारों लाखों की संख्या में, पूरे राज्य में लाखों की संख्या में उतरेंगे। दूसरी बात, जो देश में जो केंद्र की सरकार है उसकी जो जन विरोधी नीति है, मजदूरों पर हमला, किसानों को देख रहे हैं 9 महीना से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना में बैठे हुए हैं। 9 महीना में कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उनको ये समझते कि धरना खत्म हो जाए, किसान चले जाए यहाँ से, लेकिन अभी जो मुजफ्फरनगर में किसानों का पंचायत हुआ है, महापंचायत, 7 से 8 लोग, उसमें 8 लाख लोग शामिल हुए। ये बता दिया कि किसान और आंदोलन बढ़ा है, पीछे नहीं हटे। तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं किसानों का, और 27 तारीख को बंद को समर्थन करेंगे। जहाँ तक सवाल है मजदूरों का, अभी लगता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को बेच रही है सरकार, महंगाई बढ़ रही है, दिन रात डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम बढ़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है, लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है। इन तमाम नीतियों के खिलाफ में हम लोग 29 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर में और रांची में राजभवन में हम लोग धरना देंगे और इस धरना को सफल बनाएंगे। वाहन टैक्स के बड़े बकायेदारों से टैक्स की वसूली करने के लिए बकायेदारों के नाम की सूची सार्वजनिक स्थान पर लगाने, टैक्स जमा नहीं करने वालों पर सर्टिफिकेट केस करने एवं पूर्व में दर्ज मामलों की समीक्षा पर बोर्ड वारंट जारी करने की कार्रवाई करने, टेम्पो परिचालन हेतु मार्ग निर्धारित करने एवं अवैध रूप से दूसरे राज्यों से आने वाले बसों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जटाशंकर चौधरी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है। आयुक्त जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान आयुक्त ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर में वाहनों की अवैध पार्किंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया। जहां तहां अवैध रूप से टेम्पो आदि वाहन लगाकर जाम की स्थिति उत्पन्न करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
साथ ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं परिवहन पदाधिकारी को समन्वय के साथ शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने का भी निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त शशि रंजन, सुरजीत कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह, जिला परिवहन पदाधिकारी अर्नब हुसैन उपस्थित रहे। जिला परिवहन कार्यालय में के कार्यों की समीक्षा की जानी थी मेरे स्तर से। इसके लिए पूर्व से तिथि निर्धारित की गई थी। यहाँ पे जिला परिवहन पदाधिकारी ने समीक्षात्मक प्रतिवेदन भी तैयार किया गया है, उसकी एक एक करके समीक्षा की जा रही है। मुख्य बातें जो हैं यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की जो संख्या है वो कम दिख रहा है। मैंने पहले भी प्रमंडल की बैठक की थी और सभी डीटीओ को मैंने ये आदेश दिया है कि वो कैंप करके अनुज्ञप्ति निर्गत करें। पलामू ज़िले में मैंने छतरपुर में, हुसैनाबाद और पांकी में कैंप करके जो ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने के लिए कहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने उसके लिए तिथि भी निर्धारित की है और इस महीने से ये कार्य शुरू हो जाएगा, ताकि क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है। अभी हमने 2 व्यक्ति जो यहाँ लाइसेंस बनाने आए हैं उनको भी बुला के मैंने पूछा, वो 5 साल से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन वो लाइसेंस बनवाने आ जाए हैं। तो ये चीज़ नहीं हो, जैसे ही वो गाड़ी सीखता है तो लाइसेंस बना ले, ताकि वैध रूप से वो गाड़ियों का चालन कर सके। तो इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसमें और जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और जिनके पास बड़ा बकाया है, जो कि टैक्स का पैसा बहुत रखे हुए हैं, उस बकायेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश हमने डीटीओ को दिया है। उसके लिए वो सर्टिफिकेट केस मान लीजिए दायर करेंगे। जो सर्टिफिकेट केस पहले दायर हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे, उनके खिलाफ बॉडी वारंट, डिस्ट्रेस वारंट जारी होगा और वो राशि की वसूली की जाएगी। जो ट्रेड लाइसेंस नहीं लिए हैं या उसका रिन्यूअल नहीं कराए हैं उसको रद्द करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो अवैध रूप से गाड़ियां जो है, जो कि माइनिंग में चल रही है, जिसका कि रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है या अवैध माइनिंग का सामान ढो रहा है, वो जब पकड़ में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी गाड़ियों का रद्द करने के लिए मैंने कहा। डीटीओ को हम लोग, उपायुक्त को मैंने कहा है कि वो पुलिस अधीक्षक से समन्वय करके वो डेडिकेटेड पुलिस बल उपलब्ध कराएंगे डीटीओ को, ताकि इसकी छापामारी बृहद पैमाने पे की जा सके और जो अवैध रूप से जो कार्य हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। टीबी रोगियों की पहचान एवं उपचार के लिए चलाए जाने वाले टीबी उन्मूलन अभियान की जिले में आज से शुरुआत हो गई है। उपायुक्त रामनिवास यादव एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार द्वारा टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान 25 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उपायुक्त ने इसी संदर्भ में बताया कि अभियान के तहत जिले में 7 लाख लोगों की टीबी की जांच की जाएगी। अभियान के दौरान टीबी रोगियों के प्रमुख लक्षणों जैसे 2 सप्ताह से अधिक खांसी, शाम के समय बुखार आना, वजन घटना व खखार में खून आना आदि की जानकारी संबंधित व्यक्तियों से ली जाएगी। टीबी रोगों के लक्षण पाए जाने पर संभावित टीबी रोगियों का एक्सरे एवं टू नोट मशीन के माध्यम से टीबी रोगियों की निःशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही टीबी की रोकथाम व लोगों को इससे राहत देने के उद्देश्य से जागरूकता के विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि टीबी रोग खोज अभियान के तहत गांव-गांव में सर्वे कर टीबी के रोगियों तथा टीबी के लक्षणों वाले रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों से अपील कर रही है कि इस रोगों को छुपाएं नहीं, बल्कि इसका इलाज कराएं। इलाज कराने से टीबी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्य के अंतर्गत जांच में किसी में टीबी के लक्षण मिले तो उनकी जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही टीबी रोग पर नियंत्रण करने हेतु लोगों को सावधानियां बताई जाएगी। साथ ही साथ उन्हें जागरूक करने का प्रयास भी किया जाएगा। दुमका पुलिस द्वारा मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम दुमोही में दवा विक्रेता से 8 लाख रुपए की रंगदारी का मामला सामने आया है। पैसे नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। साथ ही उनके दवा दुकान को रात्रि में दहशत फैलाने के लिए तोड़फोड़ भी की गई है। इस कांड में सम्मिलित 4 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गोड्डा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। गोड्डा से रांची जाने के लिए 26 सितंबर को पहली ट्रेन खुलेगी। रांची से गोड्डा और गोड्डा से रांची चलने वाली ट्रेन
1 बजे सप्ताह के मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को रांची से खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 7:20 पर गोड्डा पहुंचेगी। वहीं ट्रेन बुधवार, शुक्रवार, रविवार को गोड्डा से 12:40 को खुलेगी और 5:40 को रांची पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 08603 रांची से गोड्डा जाएगी और ट्रेन संख्या 08604 गोड्डा से रांची जाएगी। आपको बता दें कि ट्रेन का रूट गोड्डा से खुलते हंसडीहा, मंदार हिल, बाराहाट से होते हुए भागलपुर, किऊल, झाझा, मधुपुर, चितरंजन, धनबाद, बोकारो और फिर रांची पहुंचेगी। पूर्वी चंपारण के संग्राम थाना क्षेत्र के उत्तरी मधुबनी पंचायत अंतर्गत खरवाड़ टोला में एक साथ 2 मजदूरों का शव एम्बुलेंस से पहुंचा, जिससे पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। शव को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। बता दें कि परिजनों के चीख पुकार से उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मृतक दोनों मजदूर हैदराबाद में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कोरोना काल में घर आ गए थे और आगामी 28 सितंबर को हैदराबाद जाने के संदर्भ में अन्य मजदूर से मिलने के लिए बीते दिन बाइक पर सवार होकर कोटवा थाना के बेलवा मधोर गांव गए थे, जहां से लौटने के दौरान बेलवा मधोर चौक के समीप तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महानगरों के बड़े बड़े शोरूम के शटर काटकर भीषण चोरी करने वाले शटर कटवा गिरोह के 2 सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर बड़े शोरूम के सभी सामानों को चोरी करने का आरोप है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड समेत दिल्ली के महानगरों समेत पटना के विभिन्न थानों में 50 से अधिक चोरी के मामले दर्ज है। ये अपराधी लोहे के रड और गाड़ी उठाने वाले जैक के सहारे शोरूम के शटर को काटकर पूरे शोरूम को रातों रात खाली कर देते हैं। ये पहले शोरूम की रेकी करते हैं, फिर चोरी करने की रात को शोरूम के बाहर चादर बिछाकर सो जाते हैं और जब देर रात चहल पहल कम हो जाती है तो लोहे के रड और जैक के सहारे शटर को काटकर शोरूम के अंदर रखे सारे सामान को ट्रक में लाद कर फरार हो जाते हैं। चोरी के सामानों की बिक्री का सबसे आसान जगह इनका नेपाल होता है। आपको बता दें कि बीती देर रात्रि नेपाल से सामानों की बिक्री कर लौटते समय वाहन जांच के दौरान घोड़ासा के बलान चौक पर पुलिस के गिरफ्त में ये आ गए। इनके पास से पुलिस ने 3 किलो नेपाली चरस भी बरामद किया है। 21 को वाहन जांच के क्रम में घोड़ासान के बलान चौक के पास से कुख्यात शटर कटवा गिरोह के गैंग लीडर चिलवा और बेलवा को अपाची मोटरसाइकिल और एक बैग के साथ पकड़ा गया। बैग में से कुछ मादक पदार्थ और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। चिलवा और बेलवा का असली नाम क्रमशः समीर शाह साकिन घोड़ासान और सलमान शाह उर्फ बेला साकिन घोड़ासान है। दोनों भाई हैं। इन लोगों के द्वारा पूरे देश में शटर काटकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी की जाती है, जिसमें मुख्यतः मोबाइल और महंगे घड़ियां चोरी की जाती है। चोरी करने के उपरांत ये लोग नेपाल में जाकर सामान बेच देते हैं और नेपाल वहाँ से पैसे लेकर आ जाते हैं। इसी क्रम में ये लोग कल भी कुछ चोरी का सामान बेचने नेपाल गए थे और नेपाल से ढाका लौट रहे थे। उसी दौरान इनको पकड़ा गया। इनके ऊपर पूरे देश में 50 से ज़्यादा केसेस हैं जो कि शटर काटकर सामान चोरी करने के हैं। इनके गैंग में 10 से 15 अपराधी होते हैं जो कि एक साथ घूमते हैं और उन दुकानों की रेकी करते हैं जहां पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ़ोन या घड़ियां बेची जाती हैं। और फिर रात में जब कोई नहीं होता तो शटर को छड़ और एक जैक रखते हैं, जिनके माध्यम से उठाकर ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं और फिर सारे सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बरामद क्या हुआ सर? इनके पास से कुछ मादक पदार्थ 3 किलो के आसपास बरामद हुआ है, साथ ही 2 मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्ना ने सीएम पद के लिए शपथ ली। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। पंजाब में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे होना था, लेकिन राहुल गांधी के इंतजार में 22 मिनट की देरी हो गई, जिसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हुआ। वहीं पूर्व सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। चरणजीत सिंह चन्ना अब पंजाब के इतिहास में पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं।
वहीं जट सिख कम्युनिटी से सुखजिंदर सिंह रंधावा और हिंदू नेता के तौर पर ओपी सिंह को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले सोनी की जगह ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम घोषित किया गया था। मोहिंद्रा कैप्टन ग्रुप से हैं, इसलिए अंतिम समय में उनका पत्ता काट दिया गया। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन से चन्नी सीएम की कुर्सी पाने में कामयाब रहे। यह कुर्सी कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा के बाद खाली हुई थी। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 21 भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके पास कोई खबरें हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।